नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बलिया के उस बाहुबली विधायक की, जो एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसके साम्राज्य पर आयकर विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक हुई। साथ ही चर्चा होगी कानपुर की गलियों में अखिलेश यादव की समोसा डिप्लोमेसी की और इजराइल की संसद की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ ने बीजिंग से इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। और आखिर में बात करेंगे डिजिटल दुनिया में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी, पीएम मोदी 2026 में नेसेट मेडल से हुए थे सम्मानित। सीएम योगी बने ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर, जिले के उत्पादकों को ग्लोबल बनाने की मुहिम। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस हमलावर, संसद में दिए संबोधन पर घेरा। सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, दुबई से भारत लाया गया भगोड़ा अनिल कुमार रेड्डी। शंकराचार्य ने भी दर्ज कराया केस, पीड़ित बटुकों के नाम खोलने पर उठाए सवाल। पहले सजा अब बरी, मेधा सौम्या मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मिली राहत। पीयूष गोयल ने अमेरिकी बाड़े सचिव से की मुलाकात, व्यापार बढ़ाने पर हुई चर्चा। अजीत पवार गुट की एनसीपी में बड़ा फेरबदल, सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की उम्मीदवार तय। चांदी फिर हुई क्रैश, 11,000 रुपए से ज्यादा लुढ़की, सोना भी हुआ सस्ता। उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 27 अंक गिरा, निफ्टी 25,496 पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ऐसी खबर ने तूफान खड़ा कर दिया है, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच भारी हलचल मचा दी है। जी हां, बात हो रही है बलिया के बाहुबली विधायक और बसपा के भी इकलौते विधायक सूरमा उमाशंकर सिंह की, जिनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ विधायक जी मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी उनके करोड़ों के साम्राज्य की परतें खोल रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार की सुबह जब लखनऊ अंगड़ाई ले रहा था, तभी गोमती नगर स्थित बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर इनकम टैक्स की गाड़ियां जा धमकती हैं। करीब 50 से अधिक अधिकारियों की टीम, भारी पुलिस बल और दनादन जांच का सिलसिला शुरू होता है। खबर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रही, बल्कि लखनऊ से लेकर बलिया, सोनभद्र, वाराणसी और कौशाम्बी तक विधायक और उनके करीबियों के कुल 30 ठिकानों पर एक साथ छापामारी हुई। सोनभद्र में तो अधिकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए गाड़ियों पर सादी नंबर प्लेट लगाकर बाराती बनकर पहुंच गए। वहीं इस पूरी छापेमारी में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना, वो है विधायक उमाशंकर सिंह की सेहत। उमाशंकर सिंह फिलहाल 4थी स्टेज के ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका से इलाज करवाकर वापस लौटे हैं और लखनऊ के घर में आइसोलेशन में हैं। इसके बाद इस मानवीय पहलू को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश प्रताप सिंह, जिनकी बेटी कनिका की शादी विधायक के बेटे प्रिंस से हुई है, उन्होंने अपनी ही सरकार की एजेंसियों पर सवाल उठा दिए। सुनिए। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना, इन परिस्थितियों में
और जिस प्रकार से रट की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोष मुक्त कर देती है। मैं दोष मुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या यह सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कार्रवाई को अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और उनकी बीमारी के वक्त ऐसी कार्रवाई मानवता के खिलाफ है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ऐसे छापे से बच जाते हैं। बीजेपी को खुश रखोगे तो सभी छापों से बच जाओगे। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2025 की सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि विधायक की कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने सोनभद्र में 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया। नीलामी की दर के हिसाब से करीब 10 करोड़ की वसूली होनी थी, लेकिन मामला महज 3 करोड़ में निपटा दिया गया, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लगा। वहीं करीब 11 महीने पहले विजिलेंस ने भी उनके और उनके परिवार के नाम पर दर्ज संपत्तियों की जांच शुरू कर दी थी। रेड के दौरान अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक कैश और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व कागजात जब्त किए गए हैं। आपको बताते चले, उमाशंकर सिंह एक साधारण विधायक नहीं है, बल्कि बड़े कारोबारी भी हैं। 1990 में बलिया के एएसी कॉलेज से छात्र संघ महामंत्री बने, फिर छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन के जरिए पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार बनी। 2012, 17 और 22 में लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 2022 की बीजेपी लहर में जब बसपा पूरी तरह साफ हो गई थी, तब उमाशंकर सिंह अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बसपा का खाता खोला। वहीं अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो 2012 में उनकी संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपए थी, जो 2022 के चुनावी हल्फनामे तक बढ़कर 54 करोड़ 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। उन पर करीब 13 करोड़ का कर्ज भी है। जाहिर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उमाशंकर सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मायावती का खास शिल्प सलाहकार माना जाता है। उन्होंने कभी सामूहिक विवाह कराकर सुर्खियां बटोरी, तो कभी अपनी सदस्यता रद्द करने के बावजूद दोबारा जीतकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इस बार मुकाबला किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी से नहीं, बल्कि आयकर विभाग और गंभीर बीमारी से है। अब देखना यह है कि जांच की इस आंच में विधायक जी का साम्राज्य कितना सुरक्षित बच पाता है और इस छापेमारी के राजनीतिक नतीजे क्या निकलते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। राजनीति के मैदान में तब समोसा चर्चा में आ जाए और शंकराचार्य के अपमान पर संग्राम छिड़ जाए तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 के महाकुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, कानपुर की सड़कों पर कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। कहीं एआई समिट पर चुटकी, कहीं डिप्टी सीएम को इस्तीफा देने की सलाह, तो कहीं बिरहाना रोड के मशहूर मुन्ना समोसे का स्वाद। अखिलेश यादव ने कानपुर के इस दौरे से न केवल अपनी सादगी का संदेश दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के किले में पीडीए की सेंधमारी की एक बड़ी कोशिश भी कर दी। आइए जानते हैं आखिर कल कानपुर में क्या क्या हुआ और कैसे एक समोसे ने सियासत का पारा बढ़ा दिया। आपको बता दें, बुधवार की दोपहर अखिलेश यादव कानपुर के एक होटल पहुंचे। मौका था उनके भतीजे तेज प्रताप तेजू के रिश्तेदार की शादी का। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी फुर्सत में कहां होते हैं। दरअसल उन्हें 45 मिनट रुकना था, लेकिन वहां पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखराम सिंह की मौजूदगी ने उन्हें कुछ असहज कर दिया और अखिलेश यादव महज 7 मिनट में वहां से निकल पड़े। शादी से निकले
तो सीधे जनता के बीच पहुंच गए। पहले स्वरूप नगर के घंटापारा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया और फिर ब्रहाना रोड की मशहूर मुन्ना समोसे की दुकान पर पहुंच गए। वहां सिर्फ समोसे ही नहीं तले जा रहे थे, बल्कि 2027 के चुनावी रणनीति बुनाई जा रही थी। विधायक अमिताभ वाजपेयी, नसीम सोलंकी के साथ समोसा खाते हुए अखिलेश ने संदेश दिया कि वे ड्राइंग रूम से नहीं, जमीन के नेता हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने दिल्ली में हुई एआई समिट को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब तैयारी ही नहीं थी तो दुनिया को क्यों बुलाया। दूसरे देश के रोबोट को अपना बताकर देश की फजीहत करा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि समिट में सुरक्षा की भारी कमी थी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में जुटी थी। वहीं इस दौरे का सबसे चौंकाने वाला बयान तब आया जब अखिलेश ने शंकराचार्य स्वामी अवमित्रानंद के खिलाफ दर्ज मुकदमे को सनातन का अपमान करार दे दिया। उन्होंने एक नया समीकरण देते हुए कहा कि शंकराचार्य भी पीड़ित हैं क्योंकि वो पीड़ित, दुखी और अपमानित हैं। उन्होंने पूछा कि जब शंकराचार्य का अपमान हो रहा था तो महापाप की बात करने वाले डिप्टी सीएम चुप क्यों थे। अखिलेश ने तंज कसा कि अगर डिप्टी सीएम में स्वाभिमान है तो इस्तीफा दें। उन्होंने कहा, जापान से आने में वक्त लगेगा, इस्तीफा 200 विधायकों का ऑफर समाजवादियों के तरफ से है, नया मुख्यमंत्री बनाओ। वहीं दूसरी तरफ शादी में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने भी साफ कर दिया कि 2027 में अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर धंधा करने का आरोप लगा दिया। देखा जाए तो कानपुर की ये हलचल सिर्फ एक दिन का दौरा नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के जवाब में अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण कार्ड का मिला जुला प्रयोग था। शंकराचार्य के अपमान को मुद्दा बनाकर अखिलेश ने उन मतदाताओं को साधने की कोशिश की है जो भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकते हैं। अब देखना यह है कि समोसा और कचौड़ी वाले ये नारे 2027 में जनता के गले कितने उतरते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं उस महाशक्तिशाली साझेदारी की जिसने दुनिया के नक्शे पर हलचल पैदा कर दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में खड़े हुए तो वो सिर्फ एक नेता का भाषण नहीं था, बल्कि आतंक के आकाओं के लिए डेथ वारंट था। करीब 30 मिनट का संबोधन और 5 ऐसे बड़े संकेत जिन्होंने साफ कर दिया कि भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक सगे बन चुके हैं। मोदी ने बिना लाग लपेट के हमास का नाम लिया, दरिंदगी को कोसा और दुनिया को बता दिया कि आतंक का अब नो कंप्रोमाइज्ड वाली पॉलिसी चलेगी। आइए जानते हैं मोदी के इस भाषण को जिसे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, इजराइल की संसद में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को जायज ठहराने का दौर बीत चुका है। उन्होंने हमास की दरिंदगी की चर्चा करते हुए कहा कि भारत और इजराइल का दर्द एक जैसा है। अब भारत संतुलन की कूटनीति नहीं कर रहा। मोदी ने सीधे शब्दों में इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। ये उन देशों को कड़ा संदेश है जो आतंकवाद को अपनी सरकार नीति का हिस्सा बताते हैं। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond.
No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. आपको बता दें, भारत और इजराइल दोनों ही लोकतंत्र के द्वीप हैं। मोदी ने इशारों में समझाया कि आतंकवाद सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि बंद सोच और कट्टरपंथ से पैदा होता है। अब सिर्फ बॉर्डर पर पहरा नहीं होगा बल्कि वैचारिक स्तर पर भी दोनों देश साथ लड़ेंगे। नफरत की राजनीति और कट्टरवाद के खिलाफ एक साझा मोर्चा तैयार किया जाएगा। अब तक भारत इजराइल से सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें खरीदता था, लेकिन अब खेल बदल गया है। जी हां, मोदी ने संकेत दिया कि भारत की सेना को आधुनिक बनाने के लिए इजरायली तकनीक और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग मिलकर हथियार बनाएंगे। ये पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इतना ही नहीं, दोनों देश अब डेटा नेटवर्क और फंडिंग चैनल्स पर मिलकर वार करेंगे। ये सहयोग इतना गुप्त होगा कि आतंकियों को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी फंडिंग कब काट दी गई। जाहिर है, अगर ये दोनों देश आतंकवाद पर एक साथ रणनीति बना लेते हैं तो इसका असर गाजा से लेकर कश्मीर तक दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क पर दबाव बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ लंबी छलांग लगाएगा। इजराइल को एशिया में एक ऐसा मजबूत कंधा मिल जाएगा जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये आधे घंटे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसमें भावनाएं भी हैं, इजरायली जनता के प्रति सम्मान भी था और दुश्मनों के लिए चेतावनी भी। मोदी ने साफ कर दिया है कि 1992 में शुरू हुआ ये सफर अब एक ऐसी तस्वीर में बदल चुका है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। ये नए भारत की नई तस्वीर है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती निभाते हैं और अपनी भाषा में जवाब भी देते हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। राजनीति के मैदान से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक अगर आज किसी एक का नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, लेकिन पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, इसे छू पाना फिलहाल दुनिया के किसी भी दिग्गज के लिए एक सपने जैसा है। जी हाँ, डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले पीएम मोदी खुद डिजिटल वर्ल्ड के वेताज बादशाह बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ को पार कर गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि उनकी उस वैश्विक लोकप्रियता का सबूत है जो बताती है कि उनकी एक तस्वीर और संदेश को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। पीएम मोदी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र राजनेता बन गए हैं। अगर हम तुलना करें तो पीएम मोदी ने इस रेस में दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंस्टाग्राम पर करीब 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो मोदी के मुकाबले आधे से भी कम हैं। इतना ही नहीं, अगर हम दुनिया के टॉप 5 बड़े नेताओं के फॉलोअर्स को आपस में जोड़ भी लें तब भी मोदी का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी नजर आता है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ भी पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इस रेस में काफ़ी पीछे तीसरे स्थान पर नजर आते हैं। आपको बता दें, साल 2014 में इंस्टाग्राम पर कदम रखने वाले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जनता से जुड़ने का एक सीधा पुल बना लिया है। वे जानते हैं कि कैसे एक पोस्ट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने समर्थक से सीधा संवाद किया जा सकता है। ऐसे में 10 करोड़ का ये जादुई आंकड़ा बताता है कि मोदी मैजिक का खुमार सिर्फ भारत की गलियों में ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया के हर कोने कोने में छिपा हुआ है। पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास विजन और जनता से कनेक्ट करने का हुनर है तो रिकॉर्ड तो खुद ब खुद आपके कदमों में आ ही जाती है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर वैश्विक मंचों तक भारत का दबदबा और हलचल बरकरार है। चाहे वो उमाशंकर सिंह पर
आईटी की रेड हो, अखिलेश यादव का बदलता सियासी अंदाज हो, या फिर पीएम मोदी का वैश्विक और डिजिटल कीर्तिमान, हर खबर इशारा कर रही है कि आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।